सोच के देखिए, सिर्फ 4 साल, 1984 से 1988 तक। ये सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं थे, बल्कि ये भारतीय संविधान के लिए एक ऐसा तूफानी दौर था जिसने देश के सामने खड़ी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया। ये कहानी उस दौर की है जब भारत ने अपने मुश्किल सवालों के जवाब संविधान के पन्नों में तलाशे। तो चलिए शुरू करते हैं ये बेहद दिलचस्प सफर। देखिए, ये जो दौर था ना, सच में घटनाओं से पूरी तरह भरा हुआ था। हर साल अपने साथ एक नया एजेंडा लेकर आया। 84 में फोकस था सिक्योरिटी और देश के हर कोने को आवाज देने पर। फिर आया 86, जब नए राज्य बने और न्यायपालिका का सम्मान बढ़ा। 87 में पहचान और भाषा के बड़े सवाल उठे और फिर 88 ने एक तरफ एक बड़ा संकट देखा तो दूसरी तरफ एक अहम आर्थिक सुधार। तो आज हम इस कहानी को इन 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले बात करेंगे सुरक्षा और अनुशासन की, फिर आगे बढ़ेंगे नए राज्यों के बनने की तरफ, उसके बाद पहचान और भाषा को मिले सम्मान को जानेंगे और आखिर में एक मुश्किल दौर और एक जरूरी आर्थिक सुधार पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, सुरक्षा और अनुशासन का दौर। ये 1984 और 85 का समय था, जब 2 बातों पर सबसे ज्यादा जोर था। एक, देश की अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करना और दूसरा, राजनीति में स्थिरता लाना। अब सोचिए, पहली चुनौती कितनी गंभीर थी। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि अगर देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां या नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े टेलीकॉम सिस्टम में काम करने वाले लोग हड़ताल पर बैठ जाएं तो क्या होगा। एक तरफ उनके मौलिक अधिकार थे तो दूसरी तरफ देश की सुरक्षा। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा था। तो इसका जवाब मिला 50वें संशोधन में। और इसने किया क्या? इसने संसद को एक कह सकते हैं एक खास ताकत दी। ताकत ये कि वो देश की सुरक्षा में लगी इन बेहद जरूरी एजेंसियों के कर्मचारियों के कुछ मौलिक अधिकारों को तर्क के आधार पर सीमित कर सकती है। मकसद बिल्कुल साफ था, अनुशासन हर कीमत पर। अच्छा, एक तरफ तो ये सिक्योरिटी की बात थी, दूसरी तरफ एक और चैलेंज था जो देश की विविधता से जुड़ा था। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की। वहां की आदिवासी समुदायों को यह महसूस हो रहा था कि दिल्ली में उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनकी आवाज अनसुनी की जा रही है। इस एहसास का जवाब दिया 51वें संशोधन ने। इसने सीधे सीधे मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें रिजर्व कर दी। ये सिर्फ सीटों का रिजर्वेशन नहीं था, ये एक मैसेज था, एक बहुत मजबूत संदेश कि आपकी आवाज मैटर करती है। लेकिन सिक्योरिटी और रिप्रेजेंटेशन के इन चैलेंजेस के अलावा भारतीय राजनीति के अंदर एक और बहुत बड़ी बीमारी पनप रही थी। एक ऐसी चीज जो सरकारों को कमजोर कर रही थी और जनता का विश्वास तोड़ रही थी। जानते हैं वो क्या था? उसे कहते थे आया राम गया राम। मतलब चुनाव जीते किसी एक पार्टी से और फिर पैसे या मंत्री पद के लालच में पलटकर दूसरी पार्टी में चले गए। सोचिए, सरकारें रातों रात गिर जाती थीं। इससे बड़ी अस्थिरता क्या हो सकती है? इस बीमारी का इलाज, एक बहुत बड़ा इलाज, आया 52वें संशोधन के रूप में, जिसे आज हम सब जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से, यानी दल बदल विरोधी कानून। नियम एकदम सिंपल था, अगर पार्टी बदली तो सदन से सीट गई। तो ये था पहला दौर। अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में। साल है 1986। इस साल 2 बड़ी चीजें हुई। भारत के नक्शे पर नई लकीरें खींची और न्यायपालिका को नया सम्मान मिला। इस वक्त तक ना 2 केंद्र शासित प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। दोनों ही रणनीतिक तौर पर बहुत अहम थे और दोनों की अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान थी जिसे सहेजना जरूरी था। तो देखिए, संविधान ने इन उम्मीदों को कैसे पूरा किया। पहले आया 53वां संशोधन। इससे मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला और साथ ही आर्टिकल 371G के तहत उनके कल्चर को स्पेशल प्रोटेक्शन भी दी गई। फिर 55वें संशोधन से अरुणाचल प्रदेश राज्य बना और वहां लॉ एंड ऑर्डर के लिए गवर्नर को कुछ विशेष शक्तियां दी गईं, उसकी रणनीतिक लोकेशन की वजह से। अच्छा, इसी साल एक और जरूरी काम हुआ, 54वां संशोधन। दिक्कत यह थी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सैलरी महंगाई के हिसाब से काफी कम रह गई थी। तो इस संशोधन ने संसद को यह अधिकार दिया कि वो कानून बनाकर उनकी सैलरी बढ़ा सके। अब आगे बढ़ते हैं साल 1987 में। यह साल 2 चीजों के नाम रहा, पहचान और भाषा। गोवा को अपनी पहचान मिली और हिंदी को अपना सम्मान।
और ये हुआ 56वें संशोधन से एक बहुत बड़ा फैसला। गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया। इसे दमन और दीव से अलग करके पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये गोवा की अपनी यूनिक पहचान को एक बहुत बड़ी मान्यता थी। इसके बाद आया 57वां संशोधन। ये एक तरह का कह सकते हैं टेक्निकल एडजस्टमेंट था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में नए राज्य बन गए थे, तो ये जरूरी था कि वहां अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का रिजर्वेशन भी लेटेस्ट जनसंख्या के हिसाब से हो, निष्पक्षता के लिए बस। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन, 58वां संशोधन। क्या आप जानते हैं कि 1987 से पहले क्या था? हमारे संविधान का जो ऑफिशियल कानूनी तौर पर मान्य टेक्स्ट था वो सिर्फ अंग्रेजी में था। इस संशोधन ने इसे बदल दिया। इसने राष्ट्रपति को अधिकार दिया कि वो संविधान का एक आधिकारिक टेक्स्ट हिंदी में भी प्रकाशित करवाएं और उसे अंग्रेजी वाले टेक्स्ट के बराबर कानूनी मान्यता दी गई। अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी चैप्टर पर, साल 1988, और ये थोड़ा गंभीर दौर था। इस साल हम देखेंगे पंजाब से जुड़ा एक विवादास्पद कानून और राज्यों के लिए एक जरूरी आर्थिक सुधार। उस वक्त पंजाब के हालात बहुत खराब थे। आतंकवाद अपने चरम पर था। राज्य में आंतरिक अशांति इतनी बढ़ गई थी कि माने जा रहा था कि सामान्य कानूनों से स्थिति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और इसी संदर्भ में आया 59वां संशोधन, जो काफी विवादास्पद माना जाता है। देखिए, हुआ यह था कि 44वें संशोधन के बाद आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती थी, लेकिन इस संशोधन ने सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लिए आंतरिक अशांति को वापस इमरजेंसी का आधार बना दिया। लेकिन यह पॉइंट नोट करना बहुत जरूरी है, ये एक अस्थायी कदम था। जैसे ही पंजाब में स्थिति बेहतर हुई, इस संशोधन को निरस्त कर दिया गया। 1989 में 63वें संशोधन से इसे हटा दिया गया। तो एक तरफ ये था, लेकिन इसी मुश्किल साल में एक सकारात्मक आर्थिक कदम भी उठाया गया, 60वां संशोधन। इसने राज्यों को आर्थिक रूप से थोड़ा और मजबूत बनाया। जो प्रोफेशनल टैक्स की सीमा थी वो सीधे 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई, मतलब 10 गुना इजाफा। तो ये था सफर 1984 से 88 का। इन 4 सालों में हमारे संविधान ने दल बदल पे लगाम लगाई, नए राज्यों को जन्म दिया, भाषा को सम्मान दिया और एक मुश्किल संकट का सामना भी किया। लेकिन जैसा कहते हैं ना, कहानी अभी बाकी है, क्योंकि ठीक इसके बाद जो संशोधन आया उसने तो भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यानी आम नागरिक के हाथ में और शक्ति दे दी। जानना चाहेंगे कैसे?